कहता है कि इन द फॉलोइंग schematic diagram for the preparation of hydrogen gas what would happen if the following changes are made। ठीक है, तो ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और आपको याद होगा ये डायग्राम, इसमें क्या होता था कि यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स डाले जाते थे किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो उसकी रिएक्शन क्या होती थी, जिंक सॉलिड जो कि ग्रेन्यूल्स मतलब समझते हो छोटे छोटे टुकड़े, ये देखिए हमने दिखाया ऐसे, ये छोटे छोटे पीस हैं जिंक के, ठीक है ना। चलो, तो ये जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता था, एक्वस क्यों लिखा है, क्योंकि वाटर मौजूद है वहाँ पे, ठीक है। तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, जिसका कि जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो यहाँ पे देखिए ये गैस निकली हुई है, सोपी सॉल्यूशन हम अंदर रखते थे, ठीक है। तो ये सोप बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस पैक है और जैसे ही हम यहाँ कैंडल लेके आते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम कैंडल लेके आते हैं तो ये सोप बबल बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और इसमें से हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम इन्होंने हमको दिखाया हुआ है। पहला क्या करते हैं, ये पहला क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि इफ इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। ओके, बात समझिए जरा। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि भाई आपने जिंक ग्रैन्यूल्स लिया हुआ है, लेट अस अज्यूम 2 ग्राम्स, कितना, 2 ग्राम्स या 5 ग्राम, कुछ भी अज्यूम कर लो, ठीक है। तो जिंक ग्रैन्यूल्स है हमारे पास सपोज 2 ग्राम है, ठीक है भाई। अब ये 2 ग्राम तो बहुत कम, मैंने आपको बताया 5 ग्राम ले लीजिए, बहुत छोटे छोटे पीसेज होंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, ये बहुत छोटे छोटे पीसेस होंगे। कह रहा है कि अगर हम सेम अमाउंट में जिंक ग्रैन्यूल्स की जगह क्या ले लें, जिंक डस्ट ले लें। जिंक डस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे आपने पाउडर देखा है ना, पाउडर, ठीक है, तो वैसे सोचो कि जिंक का पाउडर होता होगा। जिंक को अगर हम अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड कर लें, इसको अगर हम पीस लें, तो यही आपका 5 ग्राम का जिंक जो छोटे छोटे पीसेस में दिखाई पड़ रहा था, अब ये आपको छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। तो अब ये आपके पास क्या बन गया, जिंक डस्ट बन गया। अरे जैसे डस्ट होती है ना, वैसे ही जिंक के छोटे छोटे, जिंक को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया अगर हमने, मान लो किसी मशीन से, ठीक है, उस पर फोर्स लगा के बढ़िया से उसको पीस लिया, तो जिंक डस्ट बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, अब देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, बात समझिए। एक्चुअल में जिंक पहले भी 5 ग्राम था, अभी भी 5 ग्राम है, ठीक है, बट पहले वो छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में था, अब वो जिंक डस्ट के फॉर्म में, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। देखो बच्चों, क्लास 12th में जब आप जाओगे तो एक चैप्टर पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स क्या कहती है, प्रैक्टिकली हमने लैब में ये देखा है कि अगर हम रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया बढ़ा दें, क्या मैंने बोला, अगर हम रिएक्टेंट्स कौन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट क्या क्या है बताइए, H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपका रिएक्टेंट है, और जिंक जो आपने लिया है सॉलिड के फॉर्म में, चाहे वो आप जिंक ग्रैन्यूल लो चाहे आप जिंक डस्ट लो, ठीक है। तो ये आपके दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये दोनों आपके प्रोडक्ट हैं। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, अगर हम अपने रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा दें, अगर हम अपने रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा दें, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का ये मतलब होता है कि मान लो हर 1 सेकंड आपको हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल मिल रहे थे, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है। हर 1 सेकंड पे आपको हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट में। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों रिएक्टेंट्स में से किसी का भी सरफेस एरिया आप बढ़ा दोगे, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे बढ़ाओगे, परेशान ना हो, ठीक है। इन दोनों में से किसी का भी अगर सरफेस एरिया बढ़ा दो तो 4 मॉलिक्यूल्स की जगह हर 1 सेकंड आपको ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, शायद 10 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हो हाइड्रोजन के, शायद 12 मिल रहे हो, पर 4 मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा मिलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली आप इसको सोच सकते हो। मान लो कि आपने चलो हम क्या ले लें, आटा होगा आपके घर में, आटा, ठीक है। तो आटे की जब लोई बनती है उसमें से आप एक बॉल बना लो, ऐसे पहले ये बॉल बना लो, ठीक। अब सोचो इसी बॉल को अगर हम कई सारे पार्ट्स में ब्रेक करके छोटी छोटी बॉल्स बना लें, छोटी छोटी बॉल्स बना लें, मतलब हमने क्या किया, एक टाइम तो ऐसी बॉल रखी और इसी बॉल को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया, और ये देखिए ये 4 बॉल्स हमने बना ली। तो पता है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा, इन चारों का मिला के सरफेस एरिया ज़्यादा होगा कि इस बॉल का ज़्यादा होगा। तो जवाब सुनिए, जवाब ये है कि देखो अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, मतलब मान लो ये आपका था 25 ग्राम, ये लोई ली थी आपने 25 ग्राम, अभी भी क्या है ये 25 ग्राम ही है, ठीक है। बट
यहाँ का सरफेस एरिया अगर कितना है, यहाँ का एरिया मान लो इसका सरफेस एरिया है, लेट अस अज्यूम 4 यूनिट है, यूनिट कुछ भी होगी उससे मैटर नहीं। तो यहाँ का सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबका सरफेस एरिया अगर हम जोड़ेंगे तो 4 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम आ गया 6.5 यूनिट, कितना आ गया 6.5 यूनिट। तो देखा आपने मास नहीं चेंज हुआ, लेकिन उसी मास को जब हमने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लिया तो जो हमारा रिजल्ट आया उसका जो सरफेस एरिया था वो ओरिजिनल वाले पार्टिकल से, मतलब जो बड़ा पार्टिकल था उससे ज़्यादा आया। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो कि आपने 25 ग्राम लेके 2 लोई बना लीजिए आटे की, ठीक है। 25 ग्राम लेके या 50 ग्राम 100 ग्राम जो लेना लो, ठीक है, 2 लोई बना ली, ठीक है, ये बना ली, ये और ये। अब आप क्या करो, इसको तो ऐसे ही रहने दो, चलो, और इस लोई को आप क्या करो, इससे आप 4 नए छोटे छोटे स्फीयर बना लो, ठीक है, बना लिया। अब ये तो रही नहीं तो इसको क्रॉस कर दो, ठीक, ये नहीं रही। अब ये जो 4 छोटे छोटे बने इसको सुखा लो आप, और इसको भी सुखा लो, ठीक है, धूप में ले जाओ, रख दो, सुखा लो। और थोड़ा सा फील करिएगा आप, फील ये करना है, अगर आप अब तो ये बॉल जैसा दिख रहा है ना, इस बॉल पे अगर आप ब्रश जो होता है ना, वाटर कलर जो आप करते हो, ब्रश लेके अगर हम पेंट करें, ये मैं आपको फील करा रहा हूँ, सूखने के बाद अगर हम इस पे पेंट करें, इसके सरफेस पे, और अगर हम इस पे पेंट कर रहे हैं इन चारों पे, तो पेंट ज़्यादा कहाँ खर्च होगा, पेंट ज़्यादा बच्चों इन चारों में खर्च होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया चारों का मिला के ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा सरफेस पे पेंट करना पड़ेगा। सरफेस समझ ना, उसकी सतह है, ठीक है, इसमें आपका पेंट कम खर्च होगा, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे हमें कैसे समझ में आएगा पेंट कम खर्च होगा या ज़्यादा? अरे भाई ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यानी कि मोटी मोटी बात समझिए। मोटी मोटी बात ये है कि अगर हम किसी पीस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेते तो जो पीस था पहले बड़ा वाला, उसका जो सरफेस एरिया था वो कम रहेगा, रादर देन जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बने उनका सबका सरफेस एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें। मास क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, मास तो नहीं चेंज होगा, जितना अमाउंट यहाँ था, मान लो 25 ग्राम यहाँ था, तो ये चारों भी मिलकर 25 ग्राम बनाएंगे। यानी कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कोई पीस आपका ब्रेक हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ओके। अब यही काम यहाँ पे हुआ है स्टूडेंट्स। अगर हमने क्या किया कि पहले जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे, ठीक है, तो ये देखिए, ये जिंक ग्रेन्यूल्स जब हमने लिए थे छोटे छोटे पीसेस, अब हमने इसका पाउडर बना लिया, जिंक डस्ट। तो ये देखिए छोटे छोटे कितने सारे आपके जिंक के बड़े छोटे छोटे पीसेस होंगे, बहुत छोटे पीसेस होंगे। तो अब मुझे बताओ, मान लो ये 5 ग्राम है, ठीक है, और ये भी तो क्या है, आपने बस इसको पीस दिया, ग्राइंड कर दिया, ठीक है, ग्राइंडर से, ठीक है, किसी मशीन से इसको हमने ग्राइंड कर दिया, पीस दिया, ठीक है। तो 5 ग्राम यहाँ पे जिंक डस्ट बन गया, जिंक डस्ट बन गया। और ये क्या था? ये था आपका जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा कि यहाँ का ज़्यादा होगा? यहाँ पे आपको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर एरिया कम, एरो मैंने नीचे लगा दिया, मतलब एरिया कम, और इन सब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक। तो अब मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स यहाँ हम जिंक डस्ट डालें तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, कि जिंक ग्रेन्यूल्स डालें तो? जिंक डस्ट डालने पर, ठीक, क्योंकि जिंक डस्ट डालने पर रिजल्टेंट सरफेस एरिया जो है वो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स अगर हमारा रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, यानी कि जितना हमको प्रोडक्ट पर सेकंड मिल रहा था उससे ज़्यादा पर सेकंड प्रोडक्ट हमको मिलेगा। मान लो कि जिंक ग्रेन्यूल के साथ आपको अगर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, तो जिंक डस्ट के साथ आपको हर एक सेकंड अब हाइड्रोजन के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, यानी कि आपको लगभग 10 या 12 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। बस ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है, समझने के लिए। अब समझिए ज़रा, होता क्या है कि ये सरफेस एरिया जब इसका बढ़ जाता है, ठीक है, तो देखो कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं? जिंक किसके साथ? H2SO4 के साथ। अब देखो H2SO4 तो एक्चुअल में लिक्विड के फॉर्म में है उसका सरफेस एरिया थोड़ी ना तुम बढ़ा दोगे, ऐसा थोड़ी ना तुमने हैमर लिया और उसको मारा और वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया, नहीं। लेकिन जिंक ग्रेन्यूल्स तो आपका सॉलिड है, उसको आप ग्राइंडर से पीस के बढ़िया उसको आप डस्ट तो बना सकते हो, यानी कि इसका सरफेस एरिया तो हम नहीं चेंज कर सकते थे, बट इसका हम सरफेस एरिया चेंज कर सकते थे, यानी कि बढ़ा सकते थे। कैसे? इसको ग्राइंड करके जिंक डस्ट में चेंज करके, ओके। तो यहाँ अगर हम जिंक डस्ट बना लें तो देखिए होता क्या है बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए H2SO4 का जो मॉलिक्यूल है जब वो जिंक के साथ इंटरेक्ट करता है, दोनों पास पास आते हैं, तभी तो रिएक्शन होती है ना, तभी तो रिएक्शन होती है। तो सोचो अगर H2SO4 को जिंक ग्रेन्यूल्स मिले तो H2SO4 के पार्टिकल्स आएंगे, ध्यान से चेक करिए। ये जिंक का ग्रेन्यूल है, मैं आपको एक छोटा सा क्यूब लेके दिखा रहा हूँ, मान लो ये एक छोटा सा क्यूबिकल शेप का जिंक ग्रेन्यूल है। तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूल आएगा स्टूडेंट ध्यान से चेक करिएगा, बस वो सरफेस वाले, आप एक चीज़ इमेजिन कर सकते हो क्या
कि ये जो जिंक ग्रेन्यूल का हमने आपको पीस दिखाया हुआ है, इसमें बहुत सारे जिंक के छोटे छोटे एटम है, जिंक के बहुत छोटे छोटे एटम है, ठीक है। तो देखिए जरा, ये जो हमने आपको जिंक का एक ग्रेन्यूल क्यूबिकल शेप में दिखाया हुआ बहुत छोटा सा क्यूब है, इसमें जिंक के छोटे छोटे एटम है बहुत सारे। तो जैसे ही H2SO4 का मॉलिक्यूल आएगा, ये देखो ये H2SO4 का मॉलिक्यूल आ रहा है, एक मॉलिक्यूल आ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो H2SO4 का, ध्यान से चेक करो, ये बाहर वाले जो इसका क्यूब का आउटर सरफेस है वहीं पे बैठे हुए जिंक एटम से ही तो रिएक्ट करेगा। अंदर वाले जिंक एटम से वो तब तक रिएक्ट नहीं करेगा जब तक ऊपर वाले रिएक्ट ना कर जाए। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि लेट अस अज्यूम कि एक जिंक का एटम एक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो भाई यहां पर ध्यान से चेक करो, यहाँ पर अगर मान लो इस सरफेस पे 100 जिंक के एटम बैठे हुए हैं, कितने 100, तो 100 H2SO4 आके 100 जिंक से रिएक्ट कर लेंगे एक टाइम में, तो वो लेयर जब ऊपर वाली खत्म हो जाएगी 100 जिंक के एटम वाली, तो नीचे वाले रिएक्ट करेंगे, नीचे वाले जिंक के एटम फिर रिएक्ट करेंगे, फिर नीचे वाले, तो इस तरीके से धीरे धीरे नंबर आएगा। लेकिन जब आपने इसको जिंक डस्ट के फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया जब बढ़ गया तो आप चेक करो ना कि इस सरफेस पे ये जो एक छोटा सा जिंक का डस्ट है, इस सरफेस पे भी मान लो 10 जिंक के पार्टिकल्स हैं, 10 जिंक के एटम हैं, 1 2 3 4 इसके चारों तरफ, तो 10 H2SO4 इससे लगेंगे, 10 इससे लगेंगे, 10 इससे लगेंगे, 10 इससे लगेंगे। तो इस तरीके से एक ही समय पर काफ़ी ज़्यादा H2SO4 काफ़ी ज़्यादा जिंक एटम के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, क्या कि सरफेस फिनोमेना बड़ा फास्ट होता है, मतलब सरफेस पे जो एटम होते हैं वो फटाफट रिएक्ट करते हैं रादर देन अंदर वाले। अंदर जो बैठा वो कहाँ रिएक्ट करेगा भाई? अंदर जो जिंक एटम बैठा है इस क्यूब के अंदर जो है, उसका नंबर तो तब आएगा ना जब ऊपर वाले रिएक्ट कर करके खत्म हो जाएंगे। तो आप सरफेस एरिया ही बढ़ा दीजिए ना, ताकि मैक्सिमम जिंक के एटम कहाँ आ जाए? सरफेस पे, और सरफेस वाले जिंक के एटम तो फटाफट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हमको एग्जाम में क्या लिखना है, हमको फाइनली बस इतना जवाब देना है, ये जो हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, क्या कि जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह जिंक डस्ट ले लेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व विद ग्रेटर स्पीड। ग्रेटर स्पीड का मतलब समझ रहे हो कि हर एक सेकंड में अगर 5 मॉलिक्यूल्स हमको मिलते थे या 4 मॉलिक्यूल्स मिलते थे हाइड्रोजन के, तो अब हमको 10 या 12 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिर्फ आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, लेकिन अगर आप अपना आंसर बहुत अच्छा करना चाहते हो तो देखो आंसर कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। आंसर हमने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वैसे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ RxN का मतलब रिएक्शन, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया आपने अगर बढ़ा दिया, H2SO4 का तो बढ़ा नहीं पाए, जिंक का बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेटर, क्यों? कारण लिखा उसका, ड्यू टू ग्रेटर कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये क्या बात लिख दी? ड्यू टू ग्रेटर कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। भाई जब तुम सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो जो कांटेक्ट होगा H2SO4 और जिंक का वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जिंक अब सरफेस पे आ चुके हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है, तो यही बात हमने लिखी। एंड ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस मॉलिक्यूल्स रिएक्ट मोर क्विकली, यही बात हमने आपको बताई थी। एक और फैक्ट कहता है केमिकल काइनेटिक्स, क्या कि सरफेस पे जो बैठे हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्विकली रिएक्ट करते हैं, तो यही बात हमने लिखी है। ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस मॉलिक्यूल्स रिएक्ट मोर क्विकली, अंदर वाला का नंबर तो बाद में आएगा। हैंस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व विद ग्रेटर स्पीड। तो ये आपका पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट बी देखिए स्टूडेंट, कह रहे हैं इंस्टीड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पहले हम ले रहे थे, तो इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अब हम क्या ले लेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आइए जरा रिएक्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जिंक लिया सॉलिड के फॉर्म में, चाहे डस्ट लिया हो चाहे ग्रेन्यूल्स लिया हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिंक डस्ट लेना अच्छा होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा बट महंगा भी आता है। तो जिंक सॉलिड के फॉर्म में हमने लिया, और हमको लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट लेना है, तो हम यहाँ एक्वस लिखेंगे बिकॉज पानी तो ऑब्वियसली मौजूद होगा वहाँ पर। डाइल्यूट एसिड किस में बनेगा? पानी में बनेगा, ये बात हमने डिस्कस करी है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया क्या? डाइल्यूट, ये डाइल्यूट है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है। क्या बनेगा? बनाइए, देखिए
क्या होता है, Cl पे -1 होता है ना, फॉर्मूला बनाइए, Cl पे -1 और जिंक पे क्या होता है 2+, तो 2 इधर जाएगा, Cl का 1 इधर आएगा, तो क्या होगा Zn1 और Cl2, 1 लिखा नहीं जाता है तो ZnCl2, तो यहाँ से बना आपके पास ZnCl2। ये आपका पहले जिंक सल्फेट बन रहा था, ठीक है, बिकॉज यहाँ सल्फेट था, अब हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोराइड है, इसलिए जिंक क्लोराइड बनेगा, वो सॉल्ट था, ये भी सॉल्ट है, एक्वस पानी में मौजूद होगा, जिंक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और साथ में ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो ये हमने रिएक्शन लिखी, आइए इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, ध्यान से चेक करिए बैलेंस कैसे करोगे। यहाँ क्लोरीन कितने 2, तो यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो आगे हमने 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, जिंक 1, तो ये बैलेंस हो गई। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को, देखिए जब बैलेंस आप करिए तभी आप बात करिए, रिएक्शन को तभी आप कंपेयर करिए, ठीक है। तो ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अब देखिए जब तक ये बैलेंस नहीं थी तब तक यहाँ हाइड्रोजन का एक ही एटम था, ठीक है, लेकिन जैसे ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए कि नहीं, तो 2 एटम के 1 मॉलिक्यूल दे रहे हैं, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है ना, 1 मॉलिक्यूल मिल रहा है हाइड्रोजन का। तो बताओ जब आपने डाइल्यूट HCl डाला तो क्या आपको, जब आपने बैलेंस किया तो क्या आपको हाइड्रोजन के आगे यहाँ 4 या इसका हाइड्रोजन के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 या 6 ऐसा कुछ तो नहीं दिख गया ना आपको यहाँ पर बाहर, ठीक है ना, मतलब इसके आगे हाइड्रोजन के आगे अभी भी हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ पे भी क्या था 1। तो बताओ हाइड्रोजन की मात्रा क्या चेंज हो जाएगी या सेम अमाउंट में हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, तो जवाब है सेम अमाउंट में हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, ओके, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये हम रिएक्शन लिखेंगे एग्जाम में और हम बोलेंगे ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। तो यानी कि अगर हमारे पास लैब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है तो हम उसे यूज़ कर लें, और चाहे हमारे पास लैब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ अवेलेबल है उसे हम यूज़ कर लें, हमको सेम अमाउंट में ही हाइड्रोजन मिलेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पार्ट सी देखिए स्टूडेंट कह रहा है इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन। कॉपर टर्निंग्स आप गूगल करके देखिए इमेज, कॉपर टर्निंग्स कैसे होगी, आपने कभी देखा होगा, कारपेंटर आता होगा आपके घर में, ठीक है, तो वो लकड़ी का कोई सामान जब बनाता है तो उसमें से कभी कभी जो बुरादा निकलता है वो थोड़ा सा स्प्रिंग टाइप का निकलता है ऐसे घूम के, ठीक है, तो यही ऐसे ही कॉपर टर्निंग्स भी होती हैं, ठीक है, कॉपर टर्निंग्स ऐसी होती हैं, ठीक है, ये आपको स्प्रिंग जैसी दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, ये कॉपर का छिलके आप बोल सकते हो इसको, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कॉपर टर्निंग्स अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स सीधी सी बात है क्या कि जिंक की जगह हम क्या ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन ही नहीं होगी, कॉपर ऑब्वियसली कॉपर टर्निंग सॉलिड के फॉर्म में कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने आपको दिखाया है मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, जिन बच्चों को नहीं पता है तो सुन लो, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जब मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे तो समझ आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स आते हैं वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, मतलब जब आप ऊपर से नीचे चलोगे, पूरा तो मैंने रिएक्टिविटी आपको नहीं दिखाया है सीरीज, थोड़ा सा दिखाया है मैंने आपको, ठीक है। तो कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी होती है, ऊपर से नीचे जाने पर जो आपको मेटल्स यहाँ पे दिख रहे हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन का अगर कोई सॉल्यूशन क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोजन का अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब कोई एसिड है अगर यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में से, इस एसिड में से हाइड्रोजन को वही मेटल डिस्प्लेस कर पाएगा जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ध्यान से चेक करेंगे अगर आप, तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने क्या किया, जिंक ने H2SO4 के सॉल्यूशन या HCl का जो सॉल्यूशन था भी आपने देखा था उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द गिवन एसिड, आइदर फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो हम सिंपली एग्जाम में आंसर जो पूछा है वो हम लिख देंगे, क्वेश्चन जो पूछा है हम लिख देंगे, क्या हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, और कारण क्या लिखोगे, बिकॉज इन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज वी नो दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द गिवन एसिड, वो एसिड जो भी हो आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और HCl क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर था, मैं बताना भूल गया थोड़ा सा, ठीक है, कि कॉपर जो है वो जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा यहाँ से तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो नो रिएक्शन अकर, ओके, नो रिएक्शन अकर, और कोई रिएक्शन नहीं होगी तो हाइड्रोजन गैस आपको इवॉल्व होती हुई नहीं नजर आएगी, ओके। पार्ट डी देखिए, इफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ओके,
इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि अब इस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हमको क्या लेना है, इस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हमको NaOH लेना है, इसको हटा दीजिए और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो अभी हम आइए देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों एक बात बताऊँ, इसको देखने के लिए याद होगा हमने क्लास में ये चीज़ पढ़ी हुई है, ये रिएक्शन आपने क्लास में पढ़ी है क्या, कि जब जिंक ऑक्साइड, ये ZnO क्या है आपका, ये है जिंक ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में, जब जिंक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनता है Na2ZnO2, बड़ा स्पेशल फॉर्मूला है, क्लास में बना के भी दिखाया था मैंने। ठीक है, Na2ZnO2 जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। पहले तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सोडियम जिंकेट, साथ में क्या निकलता था, वाटर निकलता था, लेकिन ध्यान दें आप स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमने जिंक ऑक्साइड लिया हुआ था। जब जिंक ऑक्साइड लिया था हमने किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। ठीक है, एक्वस, क्योंकि पानी मिला होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो सुनो, तो सोडियम जिंकेट बनता था हमारा Na2ZnO2, जो कि एक तरीके का क्या है, सोडियम का सॉल्ट है। याद कर लो, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2, और साथ में वाटर निकलता था H2। तो सोचो सोचो सोचो, ये रिएक्शन तो मुझे याद है। इसी रिएक्शन को देखते हुए यहाँ पे मैं रिएक्शन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा कि जिंक ग्रेन्यूल्स तो अवेलेबल है, जिंक ऑक्साइड तो हम पढ़ के आए थे ना यार, सुनो, जिंक ऑक्साइड थोड़ी ना अवेलेबल है हमारे पास, जिंक ग्रेन्यूल्स या जिंक पाउडर मतलब जिंक डस्ट अवेलेबल है, तो हम जिंक ऑक्साइड की जगह केवल जिंक लिखेंगे, यहाँ हमने लिखा। और अब H2SO4 की जगह NaOH लगाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने भी लगा दिया, एक्वस लिख दिया नीचे। ठीक है, अब बनेगा क्या, बनेगा यही आपका सोडियम जिंकेट अभी भी बनेगा, ध्यान दीजिए जरा। तो यानी कि Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट अभी भी बनेगा, प्लस अब यहाँ पे सोडियम जिंकेट एक्वस लिख के हम बोल देंगे, इसका नाम हम यहाँ बोल देंगे क्या, कि सोडियम जिंकेट, और ये एक तरीके का क्या है, सॉल्ट है। अब अंतर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो जब आप यहाँ पर क्या लेते थे, जिंक ऑक्साइड, तो क्या बनता था H2O। अगर हम यहाँ से भी O हटा दें और यहाँ से भी O हटा दें, तो सोचो अगर केवल जिंक होता तो हाइड्रोजन निकलती कि नहीं निकलती, है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा गैस कर सकते हो, यानी कि अब क्योंकि यहाँ पर जिंक है, केवल जिंक ऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है जिंक के पास, इसलिए केवल H2O बनेगा, तो यहाँ पे H2O गैस इवॉल्व होगी। एरो हमने ऊपर लगाया क्योंकि ये गैस ऊपर उठती है, आपने देखा सोप बबल्स के अंदर ये पैक रहती है, सब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए, तो ये रिएक्शन अब मैं काट देता हूँ क्योंकि ये तो हमने याद करके आए थे, तो उसकी हेल्प से हमने ये रिएक्शन बना ली। तो जब इन्होंने हमसे पूछा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे अगर किसकी जगह, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब को अगर हीट करोगे, यानी कि हीट भी करना है हमको, ठीक है, हीट करोगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और साथ में सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो मेन हमको आंसर यहाँ पर ये देना था कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कि नहीं होगी। जैसे उन्होंने कॉपर ले लिया था तो हमने बोला हाँ भाई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये जो सिस्टमैटिक डायग्राम आपको दिया हुआ है ये हाइड्रोजन को बनाने का तरीका है लैब में। ठीक है ना, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम इसको चेंज करें, इसको चेंज करें। एक बार उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने ये जिंक की जगह कॉपर डाल दिया तो रिएक्शन ही नहीं हुई, हाइड्रोजन नहीं मिला। अब उन्होंने क्या किया, इस एसिड को हटाकर बेस डाल दिया, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया NaOH। ठीक है, तो पूछ रहे हैं, उनका पूछने का मतलब यही है कि हाइड्रोजन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो जो आपका मेन फोकस होगा एग्जाम में आंसर करने का वो ये होगा, आपको हाइड्रोजन के बारे में कॉमेंट करना वहाँ एग्जाम में। इसलिए मैंने आंसर में क्या लिखा हुआ है, इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। यस, हाइड्रोजन गैस अभी भी हमको मिलेगी। और उसके बाद ये रिएक्शन आपको नीचे स्टूडेंट्स लिख देनी है, Zn प्लस NaOH गिव्स, हीट करोगे ऑब्वियसली, गर्म करोगे टेस्ट ट्यूब को, इसको इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करोगे, NaOH है और जिंक ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, तो आपको सोडियम जिंकेट मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होगा।